पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पर इस गणतंत्र दिवस का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट बाबा साहब को जाता है, क्योंकि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उस पर देश का भविष्य आज हमारे सामने खड़ा है। और इसलिए ये दिन, अगर बाबा साहब ने अगर वो संविधान नहीं लिखे होते तो कोई और दिन होता ही है। वैसा अगर देखें तो संविधान निर्मिति का काम 26 नवंबर 1949 को हो गया था। पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था काम। फिर 26 जनवरी 1950 ही क्यों चुना गया? ये बीच में तकरीबन 2 महीने का समय गया, तो ये 2 महीने का समय क्यों इसमें दिया गया? तो इसमें एक चीज है कि जब अंग्रेज इस देश में थे और अंग्रेजों को इस देश से निकालने के लिए उस वक्त की जो बहुत बड़ी संगठन थी, जिसको आज कांग्रेस पार्टी कहते, जो एक राजनीतिक दल है, तब उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था। और जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों को इस देश से निकालने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी कुछ आंदोलन किए थे। इस आंदोलन का एक हिस्सा ये था कि 26 जनवरी 1930, मैं 30 की बात कर रहा, 50 की नहीं, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने एक परिषद में, कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की थी कि आज से हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और इस देश का पूरा कारोबार हमारे हाथ में है, ऐसा हम मानते हैं। ये घोषणा उन्होंने 26 जनवरी 1930 को की थी। तो इस डेट को मैच करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को चुना। तकरीबन 20 साल के बाद ये मौका मिला और उन्होंने जो 1930 में जो ऐलान किया था उसको पूरा करने के लिए, उसका एक प्रैक्टिकल रूप जो निर्माण हुआ था उसको पेश करने के लिए 26 जनवरी 1950 चुना गया था। इसलिए सही मायने में भले ही 26 नवंबर 1950 को संविधान निर्मिति पूरी हो गई, पर उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और फिर सवाल ये उठता है कि अंग्रेज तो तब चले गए थे, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था। तो 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति क्या थी? क्योंकि आज जो रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं उसका दूसरा अर्थ ये होता है कि आज से 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। संविधान में जो कुछ लिखा था उसको पूरी तरह लागू कर दिया गया था। पर सवाल ये उठता कि 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 50 तक भारत में कौन सा कानून था? अंग्रेज चले गए थे। अंग्रेज चले गए थे, इसका अर्थ अंग्रेज ने जो कानून बनाए थे वो भी खारिज हो गए। तो देश कैसे चलाए? तो ऐसा हुआ कि पूरा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, पर संविधान का कुछ हिस्सा उसको तत्काल लागू किया गया। अनुच्छेद 394 के तहत संविधान का कुछ हिस्सा, उसमें क्या आता है? उस हिस्से में यह आता है कि इस देश के नागरिक कौन होंगे। जैसे उस वक्त की अगर हम परिस्थितियां देखें
तो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। लोग उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। कुछ एंग्लो इंडियंस थे यहाँ, पोर्तुगीज थे गोवा में। तो जब भी कोई संविधान बनता है तो ये पहले तय किया जाता है कि संविधान के हिसाब से हम इस देश में किसको नागरिक कहा जाए। तो उससे लेके कुछ आर्टिकल्स थे, शुरुआत में ही हम वो आर्टिकल संविधान में मिलते हैं हमें, जिसमें ये कहा गया कि वो जो इधर आना चाहता उसको भी हम नागरिकत्व देंगे, जो यहाँ पैदा हुआ है उसका भी नागरिकत्व रहेगा। ऐसे ढेर सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। तो वो चीज़ इमीडिएट तत्काल रूप से लागू हुई। दूसरा मतलब ये जो अनुच्छेद 5 से 9 संविधान के हैं, उसमें ये सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकत्व के बारे में बताया गया है। तो अगर आप वो पढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि उस टाइम कौन से तरीके के लोग थे भारत में, और कौन आया, कौन गया, कौन आना चाहता है पाकिस्तान से, कौन जाना चाहता है इंडिया से पाकिस्तान में, ये सारी बातें उसमें आती है। और एक हिस्सा जो तत्काल लागू किया गया 26 नवंबर को 1949 को, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को बनाना, इलेक्शन कमीशन जो होता है उसको कार्यान्वित करना। क्योंकि जब ये संविधान लागू होता है तो पहला कर्तव्य इस देश का ये बनता है कि संविधान के अनुसार इलेक्शन लिया जाए। और संविधान के अनुसार जब इलेक्शन लेना है तो इलेक्शन कमीशन चाहिए, उसके सिवा इलेक्शन करवाना संभव नहीं है। तो ये चीज तत्काल रूप से लागू किया गया। साथ ही साथ कुछ अस्थायी प्रावधान बनाए थे संविधान में, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए थे, नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान में किए गए थे, वो भी तत्काल रूप से लागू किए गए। तो इतना ही हिस्सा नागरिकत्व, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उनके लिए जो सुविधा दी थी उसको तत्काल रूप से लागू किया गया। तो 26 नवंबर को इतना ही लागू होने के बाद 26 जनवरी 50 को पूरा संविधान लागू होता है। और फिर जो 2 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन को मिला, उसमें उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई और अगला इलेक्शन करवाना ज़रूरी था। और ये भी हमें समझना चाहिए कि पूरे देश में इलेक्शन करवाने के लिए 2 महीने का अवसर, 2 महीने का समय पूरा नहीं होता। और क्योंकि पूरे देश में जो वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट बनानी पड़ती, ढेर सारी चीज़ें उसमें होती है। तो पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि 26 आज के दिन से पूरा संविधान लागू हुआ और फिर आगे इसके जो भी परिणाम है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। आज हम इसको रिपब्लिक कहते हैं, इस देश को गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र क्या होता है ये समझना जरूरी है। गणतंत्र, जैसे मैं अभी इन बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, मंगलवार या बुधवार से, तो उसमें पहला यही टॉपिक है कि जो प्रियम्बल है, हमारा प्रस्तावना है संविधान की, वो पढ़ाना है। पर जब मैं प्रस्तावना की तरफ देखता हूं तो उसके हर शब्द में इतना दम है कि हर शब्द को समझाना जरूरी होता है, जरूरी है। इस प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती, कौन से शब्द से होती? हम ये क्यों लिखा उस प्रस्तावना में? क्योंकि बाकी देशों की अगर संविधान की प्रस्तावना देखोगे तो किसी अद्भुत शक्ति को साक्षी मानकर उनकी प्रस्तावना शुरू होती है। पास में ही जो हमारा भूटान देश है, उनके संविधान के प्रस्तावना में त्रिरत्न को साक्षी मान के होता है। तो ऐसे हर देश के संविधान की प्रस्तावना देखोगे तो इसमें अलग अलग चीज मिलेगी। यहां हम क्यों लिखा है इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है।
ये इतना आसान नहीं है। जब हम ये शब्द इस्तेमाल किया गया, उसका अर्थ इस देश का हर नागरिक समान है। खैर अभी उसके डिटेल में नहीं जाता मैं, क्योंकि वो बाद में हम पढ़ेंगे। पर एक चीज़ जो आज हमें समझना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे, जो आज हम इसको कहते हैं गणतंत्र दिवस, उसका अर्थ क्या होता है। अन्यथा रिपब्लिक डे बना के क्या फायदा। तो रिपब्लिक का जो अर्थ होता है, या कोई भी देश, मतलब ये जो कुछ मैं बता रहा हूं, इसमें ये सुनते सुनते आपको ये भी समझने की कोशिश करना होगा कि बाबा साहब कितने गहराई में जाके सोचते हैं। जब इस देश को कोई आकार देने की कोशिश कर रहे हैं तो कितने गहराई में जाके बाबा साहब सोचते हैं और उस चीज को पेश करते हैं। बाबा साहब ये कहते हैं कि किसी भी देश को अगर रिपब्लिक बनाना है, गणतंत्र बनाना है, तो सबसे पहले वो सार्वभौम होना चाहिए, जिसको सॉवरन कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मैं जब इन बच्चों को बताऊंगा तो पूरा 2 क्लास लगेगा उस पर, तो अभी वो 2 क्लास नहीं लूंगा मैं यहां। तो जब तक कोई भी देश अपने आप में पूरी तरह संपन्न नहीं होता, तब तक ये देश गणतंत्र नहीं बन सकता। हमारा देश अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों के तहत, अंग्रेजों के कानून के तहत चलता था। इंग्लैंड से कानून बन के आते थे, इंग्लैंड से हमारा देश नियंत्रित होता था, मतलब हम उन पर निर्भर थे, हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं थे। जब हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं तो वो देश गणतंत्र नहीं कहलाता। तो गणतंत्र की पहली शर्त यह है कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में सॉवरेन कहते या सार्वभौम कहते हैं। पहली बार जब मैं पढ़ा तो मुझे भी नहीं समझा था सार्वभौम का अर्थ। काफ़ी लोगों से चर्चा किया, तब पता चलने लगा सार्वभौम क्या होता है। और तब मुझे ये महसूस हुआ कि बाबा साहब ने कितने गहराई में सोचा होगा। तो ये चीज़ है कि सार्वभौम जब देश है, मतलब जब तक देश पूरी तरह आज़ाद नहीं है, जब तक हमें पूरी तरह आज़ादी नहीं मिलती, तब तक ये देश गणतंत्र नहीं बन सकता, गणतांत्रिक नहीं बन सकता। तो ये जो शब्द है, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है, रिपब्लिक। गणतंत्र शब्द जो है, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं, ये लैटिन शब्द से लिया गया है। और इसकी 4 शर्तें हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये देश रिपब्लिक है। तो इसका पहला आधार ये है कि इस देश का जो भी मुखिया होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, इस देश का जो भी मुखिया होगा वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे देश का पंत प्रधान हम चुनते हैं। क्या राष्ट्रपति हम चुनते हैं? नहीं, राष्ट्रपति हम नहीं चुनते, पर हमने जिनको चुन के लाए हैं, एमपीज एमएलएज, वो चुनते हैं। मतलब हमने हमारे अधिकार उनको एमपी एमएलएज को दिए। तो ये पहली कंडीशन है कि इस देश का जो मुखिया होता है वो लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है रिपब्लिक की। दूसरी कंडीशन ये है कि देश के भीतर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के पहले इस देश में ऐसी, समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ लोगों को विशेष दर्जा मिलता था। जैसे बड़े जमींदार अगर हो है तो उसको अलग ही दर्जा होता था, या महाराष्ट्र में एक खोती सिस्टम चलता था। आपके इधर क्या नाम है मुझे मालूम नहीं। तो जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनका ही राज होता था, तो उनको एक अलग दर्जा दिया जाता था। तो ऐसे बहुत से यहाँ इस देश में लोग थे कि उनको विशेष दर्जा दिया जाता था, और जो अछूत थे उनको तो कोई दर्जा ही नहीं था।
वो तो मानव में गिने ही नहीं जाते थे। तो रिपब्लिक का एक मायना है कि इस देश में किसी को भी कोई स्पेशल दर्जा नहीं मिलेगा। जैसे राजे रजवाड़े थे, वो स्पेशल दर्जा था उनका। जब संविधान बना तो सारे राजे रजवाड़े हटा दिए गए, तो वो भी आम आदमी के स्तर पर आए। तो इस देश में कोई भी व्यक्ति स्पेशल दर्जा नहीं लेगा। केवल डिफेंस छोड़कर रक्षा के क्षेत्र में स्पेशल दर्जा होता है, क्योंकि वहाँ कमांडर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ये वो चाहिए वहाँ, इसलिए उतना छोड़ के बाकी आम नागरिकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि उसको स्पेशल अरेंजमेंट किया जा रहा है, स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये उसकी एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि जितने भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी स्कूल कॉलेजेस है, उसमें सभी को एंट्री की परमिशन होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि जो भी सरकारी दफ्तर बचे होंगे, क्योंकि आजकल बहुत से सरकार के हाथ से छूट गए, तो ये जो भी सरकारी दफ्तर है उसमें हम ये देखते हैं कि संविधान बनने के बाद सभी लोगों को ये मौका मिला कि वहाँ नौकरी कर सके, सभी लोगों को ये मौका मिला कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सके। ये रिपब्लिक की तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त ये है कि जो सॉवरेनिटी है या जो सार्वभौमता है, या जिसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब ये एक शक्ति है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब शक्तिशाली देश है। ये शक्ति कहाँ से निर्माण होना चाहिए, ये एक सवाल था। तो ये शक्ति जो निर्माण होना चाहिए, रिपब्लिक ये कहता है कि ये शक्ति लोगों के हाथ से ट्रांसफर होना चाहिए, लोगों द्वारा इस देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसलिए हर चुनाव में हर एक को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये देश अगर शक्तिशाली है तो इस देश के नागरिकों के कारण है। इस देश की शक्ति नागरिकों के माध्यम से आती है। तो ये मायने में ये देश रिपब्लिक माना जाता। इसको और डिटेल में बाद में हम देखेंगे हमारे क्लास में। 1950 को संविधान पूरा लागू हुआ, पर 1950 के पहले की अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अवस्था इस देश की अगर हम देखें या उसका अभ्यास किए, तो हमें एक चीज नजर आती कि इस देश में हर स्तर पर, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार सारा होता था। और इसलिए बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया तो इतिहास में पीछे जो कुछ हुआ है उस सारी घटनाओं का संदर्भ लेके उन्होंने इस संविधान को बनाया। और ये संविधान बनने के बाद उनकी एक ये इच्छा थी कि भूतकाल में इस देश में जो भी गलतियां हुई, सामाजिक स्तर पर कहो, आर्थिक स्तर पर कहो, राजनीतिक स्तर पर कहो, वो दोबारा इस देश में नहीं होना चाहिए। ये सारा सोचकर बाबा साहब ने संविधान बनाया। अब ये जो 26 जनवरी से जो संविधान लागू हुआ, उस वक्त इस देश में हर एक के दिल में ये बड़ी उत्साह, उमंग था कि देश स्वतंत्र हुआ। कोई ये होश में नहीं था कि अब जो अंग्रेजों के ऊपर आरोप किया जाता था पहले, वो मौका अभी खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, देश आपको दे दिया और देश आपको चलाना है, तो गलतियां आपके हाथ से भी होगी। अब आप अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते। तो उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि लोगों को होश नहीं था, केवल इस बात से प्रेरित थे कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, पर यह होश नहीं था कि गलतियां उनसे हो सकती है। और बाबा साहब ने इसी चीज को समझकर संविधान में कुछ प्रावधान बनाए। अब बाबा साहब ने इस चीज को कैसे समझा? जो इतिहास काल से जो भी सामाजिक गलतियां इस देश में हुई, जो भी आर्थिक
गलतियां इस देश में हुई या जो भी राजनीतिक गलतियां इस देश में हुई, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रावधान इस संविधान में बना है, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये बाबा साहब ने चेतावनी के रूप में इस देश को बताया, या जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा में चेतावनी के रूप में कुछ बातें बाबा साहब ने उस वक्त बताई थी। और इसलिए भले ही 26 जनवरी 1950 को ये रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, पर अगर हमें उस चेतावनियों की याद अगर नहीं है जो बाबा साहब ने दी थी, तो ये देश के बुरे हाल जरूर होंगे। और जब उन चेतावनियों को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता कि हाँ, जो बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये चेतावनियां नहीं मानोगे तो इस देश के बुरे हाल होंगे, वो होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इसलिए वो चेतावनियां क्या थी वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो चेतावनियां बाबा साहब ने दी थी, वो 25 नवंबर 1949 को जो आखिरी भाषण बाबा साहब का संविधान सभा में हुआ था, उसमें उन्होंने वो भाषण दिया था। इसमें कंफ्यूजन मत करना, मैं 25 नवंबर 1949 कह रहा हूं। संविधान सभा का आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 था। बाबा साहब का आखिरी स्पीच 25 नवंबर 1949 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को वो नहीं गए थे संविधान सभा में। 25 नवंबर को, मतलब वो जो 2 साल 11 महीने जो कुछ कामकाज चला, उसका निचोड़ उन्होंने संविधान सभा में बताया और कुछ चेतावनियां दी। चेतावनियां देने के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी कही। और एक ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो समझना जरूरी है, और जो बहुत से अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं नजर आती मुझे, वो ये है। और उस लेक्चर में बाबा साहब ने कहा है कि इस संविधान में मैंने एक ऐसी प्रावधान करके रखा है कि अगर आपको कुछ बदलाव करना है संविधान में, किसी अनुच्छेद में बदलाव करना है, तो संशोधन के माध्यम से आप बदलाव कर सकते हो। ये बाबा साहब ने खुली छूट दे रखी थी। पर ये जब मैं कह रहा हूं तो एक चीज और ख्याल रखो कि भले ही ये सुविधा बाबा साहब ने निर्माण करके रखी है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि मूलभूत अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकते। मूलभूत अधिकारों में केवल आप कुछ ऐड कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि मूलभूत अधिकार ये इंसान का बेसिक नीड है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। बाकी जो अन्य अनुच्छेद है, या बाबा साहब ने ये कहा कि हर पीढ़ी को एक अलग नजरिया से देखना जरूरी है, क्योंकि हर पीढ़ी एक नया देश होता है और उस पीढ़ी की जरूरतें जो होती है वो वही पीढ़ी समझेगी, हम नहीं समझ सकते। तो उस पीढ़ी को अगर संविधान में कुछ बदलाव करना है तो उनको वो परमिशन होनी चाहिए, वो सहूलियत हमें देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, आज अगर कोई आपसे बहस करता, अरे बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान बनाया पर साइबर लॉ तो बनाया ही नहीं। साइबर लॉ मालूम है ना, ये जो ऑनलाइन इंटरनेट पे गड़बड़ करते रहते हैं, उसका लॉ बना है अभी। तो जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तब उनको मालूम था क्या कि यहां इंटरनेट आएगा और मोबाइल आएगा और मेरे को लॉ बनाना पड़ेगा? नहीं, पर उन्होंने प्रावधान करके रखा है कि हर पीढ़ी को जो भी परिस्थितियां फेस करनी पड़ेगी उसके हिसाब से वो संशोधन करके नया कानून बना सकते हैं, या जो पुराना कानून है उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट की ताकत बाबा साहब ने उस वक्त दे के रखी। इसी के तहत आज साइबर लॉ भी बना हुआ है। ये लौचिकता जो उन्होंने दे रखी है वो अन्य देशों के संविधान में हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इस संविधान का है कि अमेंडमेंट या संशोधन करने की
सुविधा संविधान में दे रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अच्छाई इस संविधान में ये दिखती है कि संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बना के रखी है। संवैधानिक संस्थाएं मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये जो है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। और इस संवैधानिक संस्थाओं को अलग दर्जा दिया बाबा साहब ने, संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक अधिकार दिए, और ये भी लिखा है कि इनके कामकाज में कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये जो चीजें हैं संविधान ने तो ये बना के रखा, ऐसे संस्थान बना के रखे और उनको इंडिपेंडेंट पावर भी दिए, उनके दायरे भी परिभाषित किए, कोई दूसरा उनके क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाबा साहब ने सही कहा था कि ये संविधान तभी अच्छा साबित होगा जब इस देश को चलाने वाले अच्छे लोग होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें हमें नज़र आती कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनको पूरी स्वतंत्रता दी, पूरे अधिकार दिए। इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था वो ये कि कुछ चेतावनियां दी बाबा साहब ने, क्योंकि जब संविधान लागू हो रहा तो कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं और उस गड़बड़ियों को कैसे हम दूर करें, उस संदर्भ में कुछ चेतावनियां बाबा साहब ने दी थी। पहली चेतावनी बाबा साहब ने ये दी थी कि 26 जनवरी 1950 को ये देश सही मायने में स्वतंत्र होगा। वैसे तो 1947 में हो चुका था, पर संविधान मिलने के बाद वो उसका सही रूप सामने आता है। बाबा साहब ये कहते कि जो स्वतंत्र होगा सही रूप में, क्या उस स्वतंत्रता को हम बनाए रख पाएंगे, क्या उसको टिका पाएंगे क्या? ये बाबा साहब उस लेक्चर में सवाल खड़ा करते हैं। और ये सवाल खड़ा करते वक्त, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि ये देश को जो स्वतंत्रता मिली उसको बनाए रखने की ताकत इस देश के लोगों में है या नहीं है, चिंता थी उनका, डाउट था। और इस डाउट को स्पष्ट करते वक्त वो ये कहते कि अगर इतिहास में पीछे जाकर अगर हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता कि भारत ने कई बार अपनी स्वतंत्रता खो दी। ये पहला वक्त नहीं कि अंग्रेज आया और हमारी स्वतंत्रता छीनी गई, हमें गुलाम बनाया गया, ये पहला वक्त नहीं है। बाबा साहब ये कहते कि अगर इतिहास में आप पीछे चले जाओ और छानने की कोशिश करो तो ये नजर आती है कि इस देश ने कई बार अपनी स्वतंत्रता खो दी है। और वो क्यों खोई? बाबा साहब आगे कहते कि वो स्वतंत्रता जो इस देश ने कई बार खो चुकी है वो हमारे अपने ही लोगों के धोखाधड़ी और बेईमानी के कारण हमने स्वतंत्रता खो दी थी। अब इस पर से ये समझिए, जब बाबा साहब खुले संविधान सभा में ये बात कर रहे हैं सब सदस्यों के सामने, इसका मतलब बाबा साहब को इस देश के लोगों की मानसिकता मालूम थी कि ये देश को बेच के खाने वाले लोग हैं। ये कहते बाबा साहब कि इस देश पर बहुत लोगों ने राज किया, उसका कारण ये था कि हमारे देश के लोगों ने ही हमारे साथ बेईमानी और धोखाधड़ी की। ये जब कहते बाबा साहब तो वो कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। वो ये कहते कि जब सिंध इलाका जो था, सिंध पर आक्रमण हुआ था, तो सिंध पर आक्रमण जब हुआ था तो वहां दहार करके एक इलाका है, उसका एक राजा था। सिंध आक्रमण में दहार के राजा का सेनापति जो था, जिसका नाम सेनापति, उस सेनापति ने, आर्मी का चीफ, उस सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम से रिश्वत लेकर आक्रमण करवाने के लिए आमंत्रित किया। उस वक्त तो भारत का हिस्सा था, इसका मतलब क्या हमारे लोगों ने धोखाधड़ी किया?
बेईमानी किया। दूसरा एग्जाम्पल बाबा साहब ये देते हैं कि जयचंद ने मोहम्मद घोरी को इस देश पर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। ये इतिहास में सब मिल जाता है। फिर जब शिवाजी हिंदुओं को मुक्त करने के लिए लड़ रहे थे, तब कुछ मराठे, विद्वान मराठे और कुछ राजपूत ये मुगल शहंशाह की तरफ से लड़ रहे थे। अगला एग्जाम्पल वो ये देते कि जब अंग्रेज सिख शासन खत्म करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब सिख कमांडर ने ही अंग्रेजों की तरफ से जाके अंग्रेजों को मदद की। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स बाबा साहब देने की कोशिश कर रहे, इस पर से ये नजर आता है कि हमारे लोगों ने ही धोखाधड़ी की है और इसलिए बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर राज कर चुके हैं। अब ये जो घटनाएं, अलग अलग घटनाएं बाबा साहब ने बताई है, इसमें से दो चीज स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा। वो ये कि ये सारी घटनाएं बताने के लिए इतिहास का गहरा अध्ययन चाहिए, अन्यथा ये घटनाएं नहीं बता सकता कोई आदमी। इसका मतलब बाबा साहब का इतिहास पर गहरा अध्ययन था। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमने ये समझना चाहिए कि जितने भी ये बेईमानी और धोखेधड़ी वाले मसले हुए, उसमें खास करके सेना के अधिकारी ही शामिल थे। समझ में आ रही बात? मतलब इस देश को गुलाम बनाना है तो सेना के अधिकारी आराम से कर सकते हैं। ये बाबा साहब का पूरा स्टडी था। इसलिए बाबा साहब ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या दोबारा हम इस देश की स्वतंत्रता खो देंगे? हो सकता है। वर्तमान में जो सेना अधिकारी है वो कुछ ऐसा काम कर दे कि देश अपने हाथ में ले ले। ये डर था, क्योंकि इस देश के लोगों की मानसिकता वैसी है, धोखाधड़ी करना और बेईमानी करना। ये डर था कि क्या भारत में भी मिलिट्री शासन आएगा क्या। इनकी हरकतों के कारण बाबा साहब को ये डर था। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारा देश ये लोकतांत्रिक देश है, पर हम ये देखते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोकतांत्रिक देश है जहां मिलिट्री शासन आ चुका है। पास में ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मिलिट्री शासन आ चुका है, थाईलैंड में मिलिट्री शासन आ चुका है, और कई ऐसे अन्य देश हैं जहां मिलिट्री शासन आया है। और जहां जहां ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, ये गए 50 साल की बात। और जहां जहां मिलिट्री शासन आया है वहां अगर आप देखोगे तो उसका एक ही कारण नजर आता है कि उस देश के मिलिट्री का जो मुखिया था उसने कब्जा करने की तमन्ना रखी थी। तो क्या यह भारत में नहीं हो सकता? ये अभी तक क्यों नहीं आया भारत में मिलिट्री शासन? अगर मान लो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाबा साहब को, अभी अगर मान लो ये जो हमारे रक्षा विभाग के 3 अंग है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके जो मुखिया हैं ये अगर इकट्ठा आए और सोचे कि नहीं अभी सबको उड़ा देते और अपन शासन करते हैं, जैसा पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में भी हो सकता है ना। पर वो इकट्ठा नहीं आ सकते। वो आपस में 3 लोग कभी इकट्ठा नहीं आ सकते, क्योंकि उनका मुखिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अधिकार दिया गया है कि आप डिफेंस के तीनों विभाग जो है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इसके मुखिया आप है। अगर ये तीनों को इकट्ठा आना है तो प्रेसिडेंट के सामने ही आना पड़ेगा, अन्यथा वो आपस में इकट्ठा नहीं आ सकते। इसलिए इस देश में मिलिट्री शासन नहीं आ सकता। देखो कितना सोचा होगा बाबा साहब ने। और इस देश की स्वतंत्रता हम खो नहीं सकते।
पर उन लोगों को बताना था कि भाई देखो, बीच में इतिहास में तुमने ऐसे ऐसे कारनामे किए, वैसा मत करना दोबारा। तो ये जो चीज़ हमें नज़र आती है, तो ये जो हमारे ये हमारे पुराने दुश्मन हैं। ये जो आदतें हैं लोगों की, बेईमानी और धोखाधड़ी वाले, ये हमारे पुराने दुश्मन मान सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं। पर बाबा साहब ये कहते कि ये तो पुराने दुश्मन है, पर नए दुश्मन भी पैदा हुए हैं अभी। उसी स्पीच में बाबा साहब ये कहते कि आज हमारे देश में नए दुश्मन भी पैदा हुए हैं। और ये नए दुश्मन कौन है? ये नए दुश्मन जो है वो जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीतिक दल। आप देखोगे जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं, हर एक का किसी ना किसी धर्म के साथ कनेक्शन है। ये सारे जो राजनीतिक दल इस देश में बने हैं, इसका शुरुआत का बिंदु ये धर्म है। और बाबा साहब ये कहते कि ये हमारा दुश्मन कैसे है, क्योंकि जो भी दल किसी धार्मिक विचारधारा के आधार पर निर्माण होता और देश का शासन अपने हाथ में लेता है, तब वो अपने धर्म के बारे में ज्यादा सोचेगा या देश के बारे में ज्यादा सोचेगा? और वो भारत का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ये बाबा साहब ने चेतावनी दी थी। और इसलिए बाबा साहब ने जो आपके प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द आया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष, प्रीएम्बल जो है ना आपका, उसमें सेक्युलर ये शब्द आया है कि भाई देश को चलाते वक्त धर्म को बीच में मत लाओ। आप अपना धर्म अपने घर में मनाओ, क्या दिवाली मनाना है, होली मनाना है, मनाओ, क्या पूजा पाठ करना है, करो। पर जहां देश चलाने की बात आती है, वहां आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते। और इसीलिए वो धर्म निरपेक्ष, उसको अभी पंथ निरपेक्ष किए हैं। अब वो विवाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा अभी, पर ओरिजिनली वो धर्म निरपेक्ष ये शब्द है, वो इसलिए डाला गया क्योंकि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्थाएं हैं। पर जब देश चलाना है तो आप एक नागरिक करके चलाइए, तभी आप देश के बारे में सोच सकते हैं। पर वास्तव में हम क्या देख रहे हैं, जो बाबा साहब ने डर व्यक्त किया था, ये सारे राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बने हैं। आप एक राजनीतिक दल बताइए कि जो धर्म के आधार पे नहीं बना। तो ये जो चीज है ना, मतलब ऐसे मानसिकता वाले लोग जब सत्ता में जाते हैं, देश चलाने जाते हैं, तो धर्म का ही ज्यादा सोचते हैं, जो आज भी हो रहा है। तो ये हमारे देश में है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये धर्म के आधार पर राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगली बात बाबा साहब ये कहते हैं, और वो हो रहा है नुकसान। आज भी सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो क्यों होते हैं? एक और चीज चेतावनी बाबा साहब ने दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे। अब लोकतंत्र क्या है, ये भी बहुत बड़ा एनालिसिस का पार्ट है, वो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लोर करूँगा। बाबा साहब कहते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक बनेगा। संविधान लागू होने के पहले ये देश लोकतांत्रिक था क्या? नहीं। एक तो अंग्रेजों के हाथ में राजनीतिक सत्ता थी, हिंदुओं के हाथ में धार्मिक सत्ता थी, और अछूत तो गए बीते लोग थे, उनको जानवर की तरह उनके साथ पेश आते थे। तो अगर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए हम बाजू रख दिए तो इस देश में धार्मिक सत्ता ज़्यादा थी, जिस कारण से हमारे ऊपर जो सामाजिक अन्याय अत्याचार होते थे वो हमें उस चीज़ को मालूम है। तो बाबा साहब ये कहते कि इस लोकतंत्र को हमें बचाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, और ये लोकतांत्रिक, बाबा साहब आगे चल के ये कहते कि जो लोकतंत्र को मान्य करके, मंजूर करके आज हम ये देश चला रहे हैं, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। बाबा साहब खुला इस बात को मानते हैं।
और ऐसा कहते वक्त वो एक मिसाल भी देते हैं कि बुद्ध के जमाने में, बुद्ध के संघ में, भिक्षु संघ में लोकतांत्रिक पद्धतियां थी। जब वो सारा संघ एक साथ बैठता था और किसी समस्या पर, किसी विषय पर विचार विमर्श करते थे, तो लोकतांत्रिक तरीके से करते थे, सबकी सुन लेते थे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए मेरी बात मानो, ऐसा नहीं। तो बाबा साहब ये कहते थे कि बुद्ध काल में भी लोकतंत्र था इस देश में, जो हमने खो दिया। वो लोकतंत्र ऐसा था कि सारे भिक्षु इकट्ठा बैठकर निर्णय लेते थे। जैसे आपको ये मालूम होगा कि जब ये सवाल उठा था कि संघ में महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए या नहीं, तो बुद्ध से पूछा गया, तो बुद्ध ने बोला नहीं, मुझे लगता नहीं देना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा ठीक है, ऐसा करो, ये विषय को चर्चा के लिए संघ की सभा में रख दो। और जब ये विषय संघ की सभा में चर्चा हुई इस पर, और एक बहुमत ऐसा दिखा कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश देना चाहिए, तो मंजूर किया गया। तब अगर मान लो बुद्ध ने बोला होता कि नहीं, मैं बोलता हूं नहीं देना चाहिए, तो क्या होता? लोग शायद मान भी जाते कि भाई बुद्ध है, उन्होंने ये सब खोज निकाला, हमें बता रहे, तो शायद मान भी जाते लोग। बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या सोचा होगा? नहीं, जो लोग जो एहसास कर रहे, जो सोच रहे, वो मेरे अपने मत से ज्यादा महत्व इस सारे लोगों का है। ये है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये समझ में आता कि बुद्ध के वक्त भी संघ की सभाओं में लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज होता था। तो बाबा साहब यही कहते थे कि एक जमाने में लोकतंत्र, और यही कारण है कि संघ इतना मजबूत बना, ये समझ लो अच्छी तरह। अगर उन भिक्षुओं ने लोकतांत्रिक तरीकों से संघ को मजबूत बनाया, इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है, लोकतंत्र किसको कहते, ये पूरी तरह से समझ गए थे। इसलिए बुद्ध ने भी 2 कदम पीछे हटाया और महिलाओं को प्रवेश की बात मान गए। आज अगर कुछ समस्याएं निर्माण हो गई, इसका एक ही अर्थ है कि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र कैसे मैच्योर होता है, कैसे परिपक्व होता है, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। तो ये चीज जो है हमें समझना है कि आज के समय में भी हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र क्या होता है, ये हम अच्छी तरह समझना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया इस देश को, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जो अभी भी हम नहीं समझ पा रहे लोकतंत्र क्या होता है। और इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये होता है कि जो राजनीतिक दल शासन करता है या सरकार बनाता है, वो अपने तरीके से निर्णय लेता है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, लोगों की सुख सुविधाएं छीन लेता है, और हम शांत बैठे रहते हैं। इसलिए शांत बैठे रहते क्योंकि हमें लोकतंत्र क्या होता है ये समझ में ही नहीं आया। और बाबा साहब यहां एक चेतावनी और देते कि अगर लोकतंत्र कमजोर हो गया तो इस देश में तानाशाह निर्माण होगा। और मजबूत करना वो शासक का काम नहीं है, वो हम सब लोगों का काम है, क्योंकि उनको बनाने वाले हम हैं। तो इसलिए बाबा साहब कहते कि इसमें लोकतंत्र पर जब हम बात करते तो उसको केवल राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, उसके अंश समाज के भीतर भी होते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते कि ये राजनीतिक लोकतंत्र जब तक हम सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित, थोड़ा ज्यादा भारी हो रहा है क्या? इधर भारी हो रहा होगा, नहीं क्या? ओके। तो जब तक हम राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं करते, तब तक ये
मौका खुला रहता है कि इस देश में तानाशाह निर्माण होगा। तो आज अगर बाबा साहब ने जो सॉल्यूशन बताया वो ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र की जब हम बात करते तो केवल उसको राजनीतिक तौर पे ना देखें, बट उसको सामाजिक तौर पर भी देखें। और सामाजिक तौर पर देखना मतलब बाबा साहब ने जो इसकी परिभाषा की है सोशल डेमोक्रेसी की, सामाजिक लोकतंत्र की, वो ये कहते कि एसोसिएटेड वे ऑफ लिविंग, इसको लोकतंत्र कहा जाता है। मतलब एक साथ जीवन जीने का तरीका, चाहे आप कोई भी धर्म के रहो। क्या आप एक साथ जीने की इच्छा रखते, तमन्ना रखते हो? नहीं, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हो। अगर जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे को, ये सामाजिक स्तर हो गया, जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे को विभाजित करोगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और हो रहा है। और लोकतंत्र इतना कमजोर होगा कि इंसान की कीमत ही नहीं रहेगी, इंसान की कीमत ही नहीं रहेगी। ये होगा, आगे चल के होगा। तो ये जो बाबा साहब ने परिभाषा की थी कि सामाजिक लोकतंत्र, जो डेफिनेशन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने जो की थी कि ये एसोसिएटेड वे ऑफ लिविंग है, सहजीवन कैसे बिताने का इसका एक तरीका यानी सामाजिक लोकतंत्र है। आज वैसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और बाबा साहब अंत में उस संविधान सभा में ये चेतावनी देते कि हमने बड़े मुश्किल से दोबारा इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की है संविधान के माध्यम से। हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे खून के आखिरी बूंद तक हम लोकतंत्र को बनाए रखें, बचाए रखें, ये हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए ये सामाजिक लोकतंत्र जब तक निर्माण नहीं होता तब तक राजनीतिक लोकतंत्र आपके साथ खिलवाड़ करते ही रहेगा। ये बाबा साहब ने लोकतंत्र को लेके कहा था। और आखिरी जो चीज़ बाबा साहब ने उस लेक्चर में चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विपरीत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। On 26 January 1950, we are going to enter into the life of contradictions. हमारे जीवन में कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे। कौन से कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे? विपरीत परिस्थिति क्या रहेगी कि एक साइड में हम देखते हैं कि हमें राजनीतिक समता मिली है, और राजनीतिक समता इसलिए मिली है कि हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार संविधान के माध्यम से आपको मिला है। ये क्यों कहना पड़ रहा है बाबा साहब को? क्योंकि पहले कुछ ऐसा समय था कि आपको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। 1935 के पहले अछूतों को, पिछड़ों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बट 1935 में जो सेकेंड इंडिया एक्ट बना था अंग्रेजों के माध्यम से, उसमें पहली बार वो अधिकार मिला। और जब ये संविधान बना उसमें भी ये बात लिखी गई, तो उससे राजनीतिक स्तर पर समानता तो आई है, पर इसके खिलाफ जाकर हम देखें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, तो बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ढेर सारी असमानता इस देश में है, आज भी है। और बाबा साहब का यह कहना है कि इस देश का शासक जब तक इस आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर नहीं करता तब तक इस देश में समस्या बनी रहेगी, लोग पीड़ित होते रहेंगे। और आगे चल के बाबा साहब चेतावनी देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आपने ये सामाजिक और आर्थिक असमानता नहीं हटाई तो इससे पीड़ित लोग ही इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसका तहस नहस कर देंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है इस देश में जिस कारण से इस लोकतांत्रिक ढांचा जो है इस देश का
उसको धोखा पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पे हम एक ही घटना बता पाऊंगा, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट इस देश में पैदा हुई है, वो आर्थिक और सामाजिक असमानता के शिकार है और उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि इस देश के लोकतंत्र को हिला के रखते हैं वो। तो बाबा साहब ने जो कहा था वो सही कहा था। ये शासक की जिम्मेदारी है कि इस देश की आर्थिक और सामाजिक असमानता जल्द से जल्द नष्ट करे। और ये कैसे नष्ट होगी इसका भी प्लानिंग सॉल्यूशन बाबा साहब ने दे रखा था। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही ये सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कैसे नष्ट होगी इसका भी प्लानिंग बाबा साहब ने दे रखा था। और वही प्लानिंग के तहत बाबा साहब चाहते थे कि कुछ संविधान के भीतर प्रावधान लिखा जाए। बाबा साहब ने लिखे भी थे, पर संविधान सभा के बीच जब वो चर्चा के लिए वो प्रावधान आए तो कांग्रेस के अधिकतर लोग उस संविधान सभा में थे, हिंदू मानसिकता वाले, उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी। वो सॉल्यूशन उसमें यही था कि खेती की जमीन, बड़े उद्योग और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अब इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा मैं। अगर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो सभी को समान अवसर मिलेंगे, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानता नष्ट होगी। ये उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में बता के रखा है, ये सॉल्यूशन है इसका। तो बाबा साहब ने केवल चेतावनियां दी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचे आज के रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस का, तो ये गणतंत्र दिवस केवल संविधान लागू हुआ इसी मायने में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो जो चेतावनियां बाबा साहब ने दी थी और जो सॉल्यूशंस बाबा साहब ने बताए थे, उसको कितने ईमानदारी से पूरे किए गए, ये सोचना समझना महत्वपूर्ण है। इसको बाबा साहब कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता। बाबा साहब कहते थे कि इस देश का जो भी शासक होगा उनमें संवैधानिक नैतिकता होना जरूरी है। संवैधानिक नैतिकता मतलब क्या कि संविधान के हर अनुच्छेद में जिस भावना के साथ वो अनुच्छेद लिखे गए, उसी भावना से उसको लागू किया जाए, ना कि अपने मन से, ना कि धर्म को आधार बना के। वो जो संविधान की भावना है, जिस भावना से हर अनुच्छेद बना हुआ है, उसको उसी भावना से इस देश में लागू किया जाए, उसको बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहते थे। और बाबा साहब का ये मानना था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इस देश में नहीं आएगी, तब तक संविधान को जो महत्व आना है वो नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं रही तो तानाशाह भी निर्माण हो सकता है। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने उस वक्त बताई। और इस परिप्रेक्ष्य में हमें ये 26 जनवरी का दिन, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, इसको देखना होगा, समझना होगा, तभी सही मायने में हम रिपब्लिक डे हम बना पाएंगे। रिपब्लिक डे इसलिए नहीं है कि शहीदों के गाने लगाओ और बड़े बड़े झंडे लेके सड़कों पर घूमो, इसके लिए नहीं होता रिपब्लिक डे। वतन तो वो होता है जहाँ भाईचारा हो, समता स्वातंत्र हो, वो वतन होता है। बाबा साहब ने बोला था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ कंट्री। बाबा साहब ने कहा था कि इंडिया ये राष्ट्र नहीं है, ये देश है, और ये राष्ट्र बनने के कागार पर है। इसका अर्थ हमने समझना चाहिए, क्या इसका अर्थ होता है। तो खैर, आज के इस अवसर पर मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि समय भी हो चुका है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा। कोई और मौका लगा तो और हम सुनेंगे इन सारी बातों को। आपने मुझे शांति से सुन लिया। मैंने आपके दिलो दिमाग जहन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश की, संक्षिप्त में वो भी। और आप अगर समझे होगे तो मेरी बात करने की जो यहाँ मौका मिला वो सार्थक हुआ, ऐसा मैं समझूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।
है।